तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पहुंच रहा है। पार्ट 1 में आपने सारी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहां डिस्कस कर ली उसके ऊपर। पार्ट 2 में जब हम एंटर हुए तो पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देख डाला, पूरा का पूरा कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना। क्या क्या एप्लीकेशंस है कोलरॉश लॉ की, भूल नहीं जाना, नहीं तो पता चला कंफ्यूज हो गए और कहाँ क्या पढ़ा हुआ है सब भूलते चले जा रहे। इसलिए हम छोटे छोटे से पार्ट्स कर रहे थे इसके पूरे पोर्शन के। नेक्स्ट पार्ट में जब हम एंटर हुए यहां से, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है सेल को। आप चाहें तो इसके भी दो पार्ट अलग कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन बना सकते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला पोर्शन बना सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ आ जाएंगे आपके क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ आ जाएंगे आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और उसके वो न्यूमेरिकल के पैटर्न, न्यूमेरिकल वैरायटी। सेकंड पार्ट जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब लास्ट क्लास में यदि आप ध्यान दें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के साथ साथ हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था और वैसे हमारी नजर में वो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का होता। हम बोलेंगे यार 10th क्लास का क्वेश्चन है ना, लेकिन आपने देख लिया कि कितना वो 10th क्लास का है, कितना क्या है। और वो क्या था, वो था हमारा कोरोजन, हमारा कोरोजन नहीं, मेटल का कोरोजन, है ना। और मेटल के कोरोजन में हमने सीखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ठीक। पूरा मैकेनिज्म मैंने उसका बता दिया आपको, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। चलिए अब आज एक बहुत ही प्यारी सी चीज डिस्कस करना है। एक्चुअली हम किस तरफ जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। आप नेक्स्ट पार्ट डाल दीजिएगा, आई थिंक पार्ट 4 या पार्ट 5 बना लीजिए इसको। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कहती क्या है, नर्स्ट इक्वेशन कहती है डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। क्या कहती है, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। एक सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। हमारे यहां तो चलिए ठीक है, एमपी के हम लोग रहने वाले हैं तो यहां पर ठंड थोड़ी कम पड़ती है ना। बाकी जो ऊपर के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली इलाके हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आपके पास कोई कार है या फिर कोई भी दूसरा ऐसा व्हीकल है जिसमें सेल्फ स्टार्ट है ना, बैटरी से आप इग्निशन लेते हैं, चाबी घुमा करके आप अपनी बाइक को या कार को या फिर जो भी व्हीकल है उनको स्टार्ट करते हैं, तो हम महसूस करते हैं ठंड के दिनों में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक। ऐसा बोलते हैं लोग, अरे यार सेल्फ नहीं ले रहा, सेल्फ नहीं ले रहा है। और गर्मी के दिन में बड़े आराम से वो गाड़ियां जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, बैटरी बहुत आसानी से वर्क कर जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, चोक लगा करके आप क्या करते हैं, चोक लगा करके आप उसमें फ्यूल की सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चोक क्या कर रहा है, एक्चुअली चोक फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। मैं यहां फ्यूल की सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं इग्निशन की। वो फ्यूल आ रहा है, आपने किक मारी या सेल्फ लगाया, उससे इग्निशन निकलता है, बिल्कुल छोटा सा स्पार्क निकलता है ना। अब कार में तो किक मार नहीं सकते, तो कार में कैसे किक मारोगे, बस में किक मार नहीं सकते, तो फिर सेल्फ ही लगाना पड़ेगा। तो वहां एक इग्निशन निकलता है और उस इग्निशन से उस फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होता है ना, और उससे जो है काम चालू हो जाता है। ठीक है भैया, धक्का मारो, ये करो, वो करो। अब जो हमारी काम की बात है वो सुनो। तो ये सब हमें नर्स्ट इक्वेशन में डिस्कस करना है। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्ट आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाना चालू कर दूं। एक्चुअली उसके पहले हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ठीक। क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज? तो हम अलग अलग एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वैसे आप देखेंगे तो कहेंगे यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर तो 120 एलिमेंट्स हैं, तो क्या पूरे 120 एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर दूं? नहीं, है ना। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स को
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में सेट करूंगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में जब मैं एलिमेंट्स को सेट करता हूं तो जो सीरीज मुझे यहां पर मिलती है उस सीरीज को मैं क्या कहता हूं, उस सीरीज को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। इज इट क्लियर? तो सीरीज है क्या? सीरीज है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को अरेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग नोन अननोन एलिमेंट्स हम लोग यहां पर देखेंगे। सीरीज याद रखने का तरीका क्या है? तो सीरीज हम लोगों ने, वैसे कुछ बच्चों ने 11th में भी पढ़ी हुई है, याद की हुई है। सीरीज याद रखने का तरीका क्या है? तो बिल्कुल सिंपल, इसे एक जिंगल बना के हम याद कर लेते हैं। जरूरत से ज्यादा जिंगल भी नहीं पढ़नी चाहिए। एक बड़ा मजेदार सा चुटकुला हुआ था, एक ने बहुत सारी जिंगल सिखा दी बच्चों को, बहुत सारी ट्रिक सिखा दी। अब उनसे पूछा इनको याद कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बना लो और फिर उस ट्रिक को याद रखने के लिए और ट्रिक बना लो। तो ज्यादा ट्रिक जिंगल इंगल के चक्कर में पढ़ना नहीं है। वो पढ़ते समय बड़ा मनोरंजक टाइम का लगता है, ताली बजाने की इच्छा होती है ना। और फिर जब एग्जाम देके आते हैं तो ताली बजाते हुए ही आते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए बेसिक पढ़ो, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करिए। समझ गए बात को? तो कैसे पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को एक जिंगल बना करके पढ़ा है, दैट इज लिखबा। याद आ रहा है किसी को? आगे बोलेगा कोई? क्या बताया था मैंने बताया था लिखबा सरका नामक। ठीक, पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा राइटिंग देख लेना। आज वेडनेसडे मेरी राइटिंग खराब रहती है। लिखवा सरका नामक, लिखवा सरका नामक अल जफी, यहीं तक लिखता हूं यहां पर। लिखवा सरका नामक अल जफी, लिखवा सरका नामक अल जफी निटी ले हकई एजी एचजी बरकल गॉफ ये है इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक, सीरीज, है ना। इतने सारे की क्या बात है भाई। 11th क्लास में जब आप थे तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद किया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद किया था तो हमने बोला ना, हाई लिवी बकनो फनी नामगल सी पस्कलन कक्का सट्टी कौन फीको निका जागी सी बरकर अफसर याजन नमोटिक रूरा पड़क कण सिन सप्टी जी ससवाला हफ्ता वरी उसे पस्टल पब्बी पोटर फराक हुआ। वो तो इतनी बड़ी थी। अभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचने वाले हैं। आप लेंथेनाइट सीरीज याद करेंगे, ला सिर पर नडपम सम युगट टपटी हो रहा टम यबलू। एक्टिनाइट सीरीज याद करेंगे, थापा यू नप्पू अमसम बक्सा फिस्फम मडनोलर, है। तो इसमें बड़े छोटे का भेदभाव हमें नहीं करना है ना। सब बराबर होने चाहिए हमारी नजर में। तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 3 बार बोलो, मन में बोलो, रात को सोने के बाद और सुबह उठने के पहले बोलो, लिखबा सरका नामग, लिखबा सरका नामग अल जफी, लिखवा सरका नामक अल जफी, लिखवा सरका नामक अल जफी, लिखवा सरका नामक अल जफी निटिले हकई एजीएचजी बरकल गॉफ। ओके, ठीक, हाँ। तो इसके अंदर जो है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। मैं 10 एलिमेंट को और यहां पर बीच में डाल सकता हूं, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। ली, व्हाट इज ली? इट इज लिथियम, कबा पोटेशियम एंड बेरियम, सर का स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम, नामक अल जफी एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन अल जफी, निटिले that is nickel tin lead, निटिलेस निकिल टिन lead, हकई, what is हकई? It is hydrogen copper and iodine, हकई। Ag तो Ag ही रहेंगे हमेशा, Hg ही रहेगा। बर बोले तो बर, कल बोले तो कल, गो बोले तो गोल्ड और फा बोले तो फा, फ्लोरीन।
ठीक, तो लिखवा सरकार नामगल जफी निटिले हक ये जी बरकल गॉफ, ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको सबकी रिडक्शन पोटेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको तो बस ये मालूम होना चाहिए कि यहां कहीं पर आता है हाइड्रोजन, ओके, और हम ऑलरेडी शी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यदि शी हम पढ़ चुके हैं तो हमें मालूम होना चाहिए जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। बोलो हाँ, तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट है। ठीक, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये और ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, इन सब की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सभी की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ओके, तो हाइड्रोजन के ऊपर वालों की सभी की नेगेटिव वैल्यू है, तो आप सिर्फ लिथियम का याद रखिए। लिथियम जो है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। धीरे धीरे नीचे आते चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर जिंक आ गया, तो जिंक का हम याद रख सकते हैं यदि चाहें तो -0.76 वोल्ट। तो माइनस में मैक्सिमम वैल्यू से धीरे धीरे कहां जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक, अब हाइड्रोजन पे पहुंचे, इसका 0 हो गया, फिर नीचे बढ़ने चालू हुए, सबसे नीचे यहां पर कौन आ रहा है आपके पास? फ्लोरीन, और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद रखिए, दैट इज नियरली 2.84 वोल्ट। फ्लोरीन का कितना होता है? 2.84 वोल्ट होता है। ये आप चाहें तो बीच बीच में एक दो के याद रख सकते हैं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें बस इतना मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे नेगेटिव है और हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे पॉजिटिव हैं। इज इट क्लियर? अब मैं इसके बाद क्या करता हूं, मैं इसके बाद आपको कुछ इसकी एप्लीकेशंस लिखवाऊंगा। ठीक, कुछ रूल्स लिखवाऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है हमको, और फिर उसके ऊपर हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। यदि इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांडिंग हो जाएगी तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। काय के 5 मार्क्स मिल जाएंगे? नर्स्ट इक्वेशन के। खैर, अब ये बात भी इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि देख ही लिया है, कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ ही लिया है। तो यदि आप देख रहे हैं कि मॉडर्न नया वाला यदि पैटर्न एप्लीकेबल हो जाता है तो दिसंबर में ही आपका एग्जाम होना है, वो दिसंबर वाला एग्जाम कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होना है ना। तो फिर अब इसके ऊपर एमसीक्यू बड़े इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, इसलिए ये पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए लिखिए जरा, हेडिंग डालिए जी। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज reactivity series. It is also known as reactivity series. एरो बना के लिखिए। When different elements are arranged, when different elements are arranged in increasing order of their reduction potential, when different elements are arranged in increasing order of their reduction potential, the series formed is known as electrochemical series. Is known as electrochemical series. ओके, नोट कीजिए जरा ये सीरीज पूरी की पूरी एज इट इज। कुछ नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिए, आप नोट करते आइए। मैं बोल दे रहा हूं एक और बार, लिखवा सरकार
नामग, अल जफी, निटीले, हकई, AgHg, बरकल, गोफ, ऐसी है। वो नी के बाद क्या लिखा है? निटीले, निकेलेटिनलैड, निटीले। हो गया? चलो यार जल्दी करो। ओके, डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज। प्रॉपर्टीज लिख लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए ऑफ सीरीज। फर्स्ट लिखिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज lithium, lithium is strongest reducing agent. First element of series lithium is strongest reducing agent among the periodic table, among the periodic table। सबने सुना मैंने क्या कहा? पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन है? लिथियम है। अब पिछली क्लास में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था तो मैं वो कंफ्यूजन आपका फिर से एक और बार दूर कर दूं। किसी का मुझसे कहना था कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, है ना? तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, तो फिर पोटेशियम को नीचे क्यों रखा है, लिथियम को ऊपर क्यों रखा? मैंने कहा इस सीरीज का नाम जरूर रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन इसका यह मीनिंग नहीं है कि रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इसको सेट किया गया। इसको एक्चुअली सेट किया गया है रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ रहे बात को? तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कौन है? लिथियम है। जबकि होना किसको चाहिए था? होना चाहिए था सीजियम को। भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना? उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन तो सीजियम डोनेट करता है, तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन सीजियम डोनेट करता है तो सीजियम होना चाहिए ना। लेकिन कौन है यहां पे? लिथियम है। अब क्यों है लिथियम? इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो इसका आंसर यदि आपको ढूंढना है तो अपनी 11th की कॉपी उठाइए। 11th की कॉपी में आप निकालिए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर एल्कली मेटल, और वहां पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल में आपको इसका आंसर मिलेगा, लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है ना? चलिए, तो मैं अभी वहां नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं तो जो पॉइंट है उस पे हूं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द पीरियोडिक टेबल।
Second point, on moving top to bottom in the series, reducing nature of elements, on moving top to bottom in the series, reducing nature of elements decrease. Reducing nature of elements decrease. Okay, next लिखिए, last element of series, fluorine is strongest oxidizing agent, among the periodic table. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, on moving down in the series, oxidizing nature of elements increase. Oxidizing nature of elements increase. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे, on moving down in the series, reactivity of metals decrease. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the metal present up in the series, displace the metal present down in the series, from its salt solution. Okay, the metal present up in the series displace the metal present down in the series from its salt solution. याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लीजिए, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। इन एनी मेटल कपल, the metal which present up in this series always act as anode, and the metal which present down in the series, act as cathode.
एक्ट एज कैथोड। सुना मैंने क्या कहा? कोई भी मेटल कपल बनाया हुआ है, मान लीजिए जिंक एल्यूमिनियम कपल कहीं पर है, किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और एक इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम का है। हमारे लिए एकदम नई सेल है ये। अब हमें पता करना है कि कौन एनोड जैसा वर्क करेगा, कौन कैथोड जैसा वर्क करेगा। ठीक, तो हम इस सीरीज की हेल्प लेंगे। हम देखेंगे सीरीज में जो ऊपर आ रहा है वो एनोड बन जाएगा, जो नीचे आ रहा है वो कैथोड बन जाएगा। तो जिंक और एल्यूमिनियम की बात हो रही है, तो मैं क्या देखता हूं, एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे आ रहा है, तो एल्यूमिनियम यहां पर क्या बन जाएगा, एनोड, और जिंक क्या बन जाएगा, कैथोड। आई बात समझ में? मान लीजिए जिंक कॉपर कपल हो जाए, गैल्वनी सेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, डैनियल सेल हमने पढ़ा हुआ है, तो जिंक कॉपर कपल हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रोड जिंक का है, एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है। हमें पता करना है कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। ठीक, तो हमें दिख रहा है जिंक यहां पर है और कॉपर उसके नीचे है काफी, यानी जिंक क्या बन जाएगा, एनोड, और कॉपर क्या बन जाएगा, कैथोड। ये सब छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान रखना भाई, यदि नष्ट इक्वेशन के आपको मार्क्स चाहिए हो तो फंस जाओगे, नहीं तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, on moving down in the series, reactivity of non-metals, on moving down in the series, reactivity of non-metals decrease, oh sorry उल्टा बोल दिया, reactivity of non-metal increase, on moving down in the series, reactivity of non-metals increase. Next, the non-metal present down in the series, सर इसके पहले वाला रिपीट कर दीजिए। इसका पहले वाला है on moving down in the series, reactivity of non-metal increase. Next point, the non-metal present down in the series, displace the non-metal present up in the series, displace the non-metal present up in the series from its compound, मेटल के केस में आपने क्या लिखा है, मेटल के केस में आपने लिखा है जो मेटल ऊपर होती है वो नीचे वाली को हटा देती है। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो नीचे होती है वो ऊपर वाली को हटा देती है। कमाल हो गया ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, कम ऑन, लिखे, द मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, द मेटल प्रेजेंट above hydrogen displace hydrogen from dilute acid, displace hydrogen from dilute acids, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, present above hydrogen
not reduce into metal, not reduce into metal by hydrogen gas, by hydrogen gas. Next, oxide of metal, present above iron, oxide of metal present above iron, not decompose on heating, मतलब नॉर्मली नहीं टूटते। ऐसे तो फिर हम अपनी पे आ जाए तो तोड़ ही देंगे। नॉर्मली मतलब 1500-2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे टूटते नहीं है, डिकम्पोज नहीं होते हैं। नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कितने पॉइंट हो गए जरा काउंट करना। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, ओनली दो सेल रिएक्शंस आर पॉसिबल, only those cell reactions are possible in which EMF is positive. Only those cell reactions are possible in which EMF is positive. ओके, चलिए क्या किया जाएगा, कुछ है क्वेश्चंस किए जाएंगे और क्या किया जाएगा। आपको ये सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इन पॉइंट्स के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमको आने हैं या न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो नॉर्मल कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसा आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, चलिए उसको करते हैं। 10th क्लास में भी मैं ऐसी ही चीज पढ़ाया हुआ हूं, तो कैसी मजेदार बात है। क्या हम 10th ही चल रहा है कि 2 क्लास हो गई। पिछली क्लास में कोरोजन पढ़ा रहे थे, वो भी 10th में पढ़ा हुआ है। इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहे हैं, वो भी 10th में पढ़ा हुआ है जी। ये सब कुछ 10th में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ठीक है, आप लोगों का सौभाग्य आपने नहीं पढ़ा है 10th मेरे से। तो लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ऐसा ऑब्लिक कर देना, आर करेक्ट। Which of the following reaction is या are correct, बोलना नहीं कोई भी। कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें से आपको पहचानना है कौन कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। ओके,
बैलेंसिंग नहीं देखना भाई, बैलेंसिंग से करेक्ट या रॉन्ग नहीं होने वाली है वो, है ना, वो कंसेप्ट से होने वाली है। कंसेप्ट कहाँ से आएंगे, वो आपके पास जो लिखवाएं ढूंढो उसमें से कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाके फिट हो रहा है। और दो दूंगा, पहले इतने कर लो, पहले 12 निपटाइए फिर और दूंगा। गुड, कमाल की पकड़ है भैया, चमत्कार है ये तो। गुड। और 1 मिनट दिया, चलिए बाकी लोग भी कर लीजिए। हलवा था, अच्छा अभी पता पड़ जाएगा बेटा हलवा। सब्जेक्ट की इंसल्ट खराब कर रहे हो, है ना, ठीक, रुक जाओ रुक जाओ, अभी मजे लेते हैं तुम्हारे, चिंता मत करो। चलिए, मुझे उम्मीद है बाकी सबका हो गया होगा, और एटलीस्ट कुछ लोग लिखने में विश्वास रखते हैं तो उन्हें लिख तो लिया ही होगा, है ना। बाकी सही गलत का फैसला तो ऊपर वाला करेगा, हम कौन होते हैं। चलिए फर्स्ट, चलो मजे मत लो, इधर देखो। ओ भैया मस्ती नहीं करिए, यहां देखिए, पाप पड़ जाएगा ऐसे में, एक आध दिन इधर उधर कहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट है Cu प्लस ZnSO4 गिव CuSO4 प्लस Zn। समझिए, इसकी भावनाओं को समझिए, आंसर तो सबको समझ में आ गया क्या है। भावना यह है कि इस रिएक्शन में कॉपर जिंक को हटा रहा है, खुद उसकी जगह जुड़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है।
नीचे वाले मेटल के लिए ऊपर वाले मेटल को हटा पाना पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई रॉन्ग। सेकंड हमने उल्टी कर दी, मतलब जिंक ने कॉपर को हटाया और उसकी जगह जुड़ गया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जिंक बड़े मोजे से कॉपर को हटा सकता है और उसकी जगह जुड़ सकता है। नेक्स्ट, सोडियम सिल्वर को हटा रहा है और उसकी जगह ऐड हो रहा है। ये रहा सोडियम और नीचे है सिल्वर। सोडियम सिल्वर से बहुत ऊपर है, आसानी से उसको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ऐसा होगा। लेकिन अगली रिएक्शन में दिख रहा है Fe प्लस CaCl2, यहां है Fe नीचे और Ca है ऊपर। क्या FeCa को हटा सकता है? हाँ, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को नहीं हटा सकती, इसलिए रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, Kf प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस F2। बोलिए, वेरी गुड। क्यों रॉन्ग? क्योंकि अब ये नॉन मेटल आ गई। नॉन मेटल के केस में उल्टा कंसेप्ट चलता है। नॉन मेटल के केस में क्या होता है? नॉन मेटल के केस में जो नीचे रहती है नॉन मेटल, वो ऊपर वाले को हटा सकती है। मतलब फ्लोरीन सबसे नीचे है, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन सबको हटा सकती है, लेकिन फ्लोरीन को कोई दूसरा नहीं हटा सकता। जबकि इस वाले में क्या दिख रहा है हम लोगों को कि क्लोरीन ने फ्लोरीन को हटा दिया। बोलो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं। अगला दिख रहा है NaI प्लस Cl2, तो NaI प्लस Cl2 गिव्स NaCl प्लस I2। बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन नीचे है, आयोडीन ऊपर है। क्लोरीन नीचे है, आयोडीन ऊपर है, तो क्लोरीन बड़े आराम से आयोडीन को यहां से क्या कर सकता है? हटा सकता है। ओके, गुड्स। आगे देखते हैं बाबू, Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2। ठीक, Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2। आहा, क्यों आहा? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं, सिर्फ वही डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को वहां से हटा दे। समझ गए बात को? इसलिए वो रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ये रिएक्शन भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्वेश्चन में यहां हमको क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेट दिया हुआ है, जबकि ये जो मेटल्स हैं ये सिर्फ डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को हटा सकती हैं, जबकि यहां पर हमको जो एसिड दिया हुआ है वो एसिड कैसा है? कंसंट्रेट है, इसलिए उसमें से हाइड्रोजन नहीं हटने वाली। आगे बात समझ में? ठीक है ना? इसमें ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? कंसंट्रेट के साथ ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, जबकि यहां दिया है ZnSO4 प्लस H2। नहीं हो सकती, डाइल्यूट होता तो हो सकती थी। ठीक, नेक्स्ट, CaO को गर्म करा, बन गया Ca प्लस O2। बोलो, नहीं। क्यों नहीं? लिखवाया ना, आयरन के ऊपर जो मेटल है उनके ऑक्साइड गर्म करने पे डिकम्पोज नहीं होते, तो नीचे वाले हो जाते हैं क्या? हाँ, बड़े मोजे से होते हैं। सिल्वर ऑक्साइड को यदि आप हीट करेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा Ag प्लस O2 में। क्लियर? नेक्स्ट, CaO प्लस H2 गिव्स Ca प्लस H2O। देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन देखने में अच्छी लगने से क्या होता है? कंसेप्ट भी तो मैच करना चाहिए। नहीं। ठीक, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड का हाइड्रोजन रिडक्शन नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। लेकिन लास्ट वाले को जब मैं देखता हूं तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो सकता है? रिडक्शन हो सकता है बड़े मोजे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ध्यान से करना, गड़बड़ नहीं करना चाहिए भैया। जिन्हें हलवा लग रहा था उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। लिखिए क्वेश्चन भैया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स क्वेश्चन लिखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स।
A, B, C, D. Reduction potential of four elements A, B, C, D are are 1.10 common comma minus 0.76 comma 0.80 and comma minus 0.96 volt respectively arrange these elements in increasing order of reducing nature, come on. Reduction potential of four element A, B, C, D are इतना volt. Arrange these in increasing order of reducing nature. Good, शाबाश, बहुत बढ़िया. गुड, बहुत बढ़िया. चलिए, भांति भांति के मनुष्य और भांति भांति के आंसर. हाँ जी, ठीक है. कहां गए भैया? अच्छा, DCBA ABCD, ACBD, DCBA है ना, या ACBD, ऐसा कुछ बताया जा रहा है आंसर. अब मेरी बारी. इन क्वेश्चंस को बिना कंफ्यूजन करने का तरीका क्या रहता है उसे समझिए. ठीक है, आंसर अपनी जगह जो भी आ रहे होंगे, पहले तरीका समझिए बिना कंफ्यूजन कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को. जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं ABCD, है ना, नहीं, जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उनको इन सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए. इस सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करिए. तो यदि सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला सबसे ऊपर आएगा. सबसे ज्यादा नेगेटिव है D और उसकी वैल्यू है -0.96. उसका धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू नीचे जाएंगे, कम होती चली जा रही है. तो B की आ रही है -0.76. फिर C आ रहा है, यहां पर C आ रहा है 0.80 और फिर फाइनली A आ रहा है 1.10 वोल्ट. ओके, हमें मालूम है जो जितना ऊपर रहेगा. अब मेरी आवाज सुनो, बहुत ही प्यारी आवाज है मेरी, इसलिए सुनो अच्छे से, अच्छा लगेगा. जो जितने ऊपर रहेगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग रहेगा और जो जितने नीचे रहेगा उतना कम रिड्यूसिंग रहेगा. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग सेट करना था. तो सबसे कम रिड्यूसिंग है A, फिर है C, फिर है B और फिर है D. तो बाबू ऐसा आएगा ACBD. क्या आएगा? ACBD. दिस इज करेक्ट ऑर्डर. अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है, ये भी तो करेक्ट है, बोलो हाँ या ना. यस सर. ये भी करेक्ट है ना, पक्का? ये गलत है भाई साहब. वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि ये कैसा ऑर्डर है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना. तो ऊपर वाला करेक्ट है, ना कि नीचे वाला. ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो भैया. डिक्रीजिंग काहे लिख रहे हो? ठीक, क्वेश्चन लिखिए. सर इसको एक और बार रिपीट कर दीजिए, इस कंसेप्ट को.
जो जितना ऊपर रहेगा, आपको जो भी 4 वैल्यूज दी जाए, 5 10 जितनी भी वैल्यूज दी जाए, उनको इस सीरीज के अकॉर्डिंग सेट कर लो। जो जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा, फिर धीरे 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 नेगेटिव वैल्यू कम होके जीरो की तरफ जाएगी और फिर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ये मैंने लिख लिया, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -0.96 है, उसको ऊपर लिख लिया, फिर -0.76 लिख लिया, फिर 0.80, फिर 1.10 वोल्ट लिखा। अब हमें मालूम है कि सबसे ऊपर जो रहेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रहेगा, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग नेचर क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन महसूस हो रहा है, इन चारों में सबसे ऊपर डी है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होगा, और सबसे कम रिड्यूसिंग कौन होगा, ए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स, reduction potential of 4 elements A B C D R, वो लिखे हुए बोर्ड पे, देखिए ध्यान से, A B C D R -1.10 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, 0.80 वोल्ट and -0.34 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, एकदम आदर के साथ रिस्पेक्टिवली। अरेंज these in decreasing order of oxidizing nature. Arrange these in decreasing order of oxidizing nature. Come on. Good. गर्ल्स कम ऑन, कहां पे छिड़ रहे हैं आप, जल्दी जल्दी करो जरा। गुड, चलिए बहुतों का आंसर एडीबीसी आ रहा है, एडीबीसी। मैं चेक करता हूं क्या होना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले इन एलिमेंट्स को रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में सेट करिए सीरीज के जैसा, तो सबसे बड़ा नेगेटिव सबसे ऊपर आएगा। चलो बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैं चेक करता हूं। सबसे ज्यादा नेगेटिव सबसे ऊपर आएगा, तो सबसे ऊपर आएगा -1.10 वोल्ट यानी ए, फिर आएगा -0.34 वोल्ट उसके नीचे तरफ कहीं यानी डी, फिर आएगा 0.76 वोल्ट मींस बी, और फिर आएगा 0.80 वोल्ट मींस सी। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं, सुनो ना, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो नीचे की ओर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता जाता है, सबसे नीचे जो रहेगा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे नीचे कौन आ रहा है, डी, फिर आ रहा है बी, फिर सबसे नीचे आ रहा है सी, फिर आ रहा है बी, फिर डी और फिर ए। तो आपको लिखना था सी बी डी ए। चेक कर लीजिए कितनों का करेक्ट है, ठीक है ना, आया मजा, ठीक। तो ये ऑर्डर आएगा बेटा। बहुत सही, समझ रहे हो क्वेश्चन, हल्का नहीं समझना किसी भी कंसेप्ट को कि अरे हाउ इसे क्या करना है, ये तो आता है हमें। अरे भाई उसकी वैरायटी सीखो ना, क्या क्या और बन सकती हैं। चलिए इसी प्रकार का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। माइन्यूट डिफरेंस है तो क्या हुआ, डिफरेंस तो है ना, कुछ भी हो भाई। एक 0.76 दिया और एक 0.75 दिया, तो नेचुरल बात है 0.76 वाला नीचे आएगा, 0.75 वाला ऊपर आएगा।
ठीक है, तो माइन्यूट डिफरेंस हो चाहे कुछ हो, डिफरेंस तो है। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन लिखे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल्स P Q R S, P Q R S R इस सामने लिखे हुए हैं 1.10 माइनस 0.80 माइनस 0.76 एंड 0.34 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। Arrange these in decreasing order of reactivity. Arrange these in decreasing order of reactivity. मेटल है चारों, ठीक है, बढ़िया। चलिए लगभग सभी का आंसर QRSP दिख रहा है मुझे। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं QRSP सही है या नहीं है। बार बार कहता हूं सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए। इन चारों में इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर कौन आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है माइनस 0.80 मतलब Q, फिर है माइनस 0.76 मीन्स R, फिर है 0.34 मीन्स S और फिर है 1.10 मीन्स P। ठीक है, क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेट करना है। तो पॉइंट कहीं लिखा हुआ है कॉपी में कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, तो जो मेटल इन चारों में सबसे ऊपर रहेगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन रहेगी, Q, फिर R, फिर S और फिर P। ठीक, तो आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए था QRSP, क्योंकि नीचे की ओर जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, नेक्स्ट लिखो पुत्र, और ध्यान से लिखो, पुत्रियां भी लिखें, मतलब अकेले पुत्र लिखने लगे नहीं तो लिखो। आउट ऑफ थ्री मेटल्स A B C, metal B can displace both A and C, but C can displace only A. Arrange these in
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हरी बोल, अरेंज दीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए सभी से बन गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बी सबको हटा दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बी। फिर सी जो है वो बी को तो नहीं हटा पाता, लेकिन ए को हटा देता, मतलब ए से ज्यादा रिएक्टिव है सी। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी बी सी ए। वाह, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लॉटरी लग गई है। तो लिखिए नेक्स्ट, कैलकुलेट EMF of following cell. Calculate EMF of following cell and identify cell is possible or not. ये सेल आपको दिया हुआ है एक सामने, जिंक Zn/Zn+2 salt bridge Cu+2/Cu गिवन। देखो कितना आहिस्ता से हम लोग पहुंच रहे हैं नस्ट इक्वेशन पे, बस बिल्कुल टच कर ही गए, लगभग नस्ट इक्वेशन के हम लोग बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, है ना। चलिए इस सेल का ईएमएफ बताइए कितना आएगा। वेरी गुड, शाबाश। एक आंसर आया, सेल नॉट पॉसिबल बिकॉज ईएमएफ इज नेगेटिव। वेरी गुड। और कोई? नेगेटिव ईएमएफ, शाबाश, पकड़ तो है वैसे। चलिए एक आंसर कुछ 1.12 आ गया है। ओके, कैसे कर लेते हो? ऐसी ही स्थितियों में राम जी बाण चलाते हैं और नाक काटते हैं, नाक। अरे हर कुछ मत बोला करो। कहाँ रिडक्शन रिडक्शन, नेगेटिव नेगेटिव, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, गंदी गंदी। चलो यहां देखो यार, ईएमएफ मेजर करना है ना, ईएमएफ यानी ई सेल। बहुत पुरानी बात है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको सिखाया था मैंने, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैंने सिखाया था आपको, तो साथ में क्या सिखाया था? मत बोलो आप, कोई कुछ मत बोलो, बहुत ही अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैंने आपको सिखाया था, तो पहली बात तो सिखाई थी कि सारे पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरी बात, ईएमएफ या ई सेल का फॉर्मूला क्या था? तो ई सेल का फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड। बोलो हाँ, ई सेल का फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस तो फिर 1.10 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। क्या मालूम क्या क्या निकाल रहे इतनी देर से, क्यों काहे क्रोध दिलाते हो? ठीक, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये रहा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड पर जो होता है वो कैथोड होता है, और लेफ्ट साइड पे जो होता है वो एनोड होता है। कैथोड किसका है? कॉपर। और कॉपर के लिए पोटेंशियल कितना है? 0.34। तो कॉपर के लिए पोटेंशियल है 0.34 माइनस 0.76। ठीक, सॉल्व कर लो, बिना कैलकुलेटर के ही हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 1.10 वोल्ट। ये 1.12 अभी भी आ रहा है किसी का, किसका आ रहा है 1.12? ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.10 वोल्ट आ जाएगा बाबू। सेल कैसी हो गई? पॉसिबल हो गई, है ना। ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल उठ गया है, चलिए जल्दी से उठाइए, लिखिए कैलकुलेट EMF of following cell and identify cell is possible or not.
आइडेंटिफाई सेल इज पॉसिबल और नॉट। ये रहा सेल, कीजिए, करिए, कर लो, करिए, कर लो। गुड। अदर गाइस, ये बात, शाबाश, पढ़ने लगे आजकल, है ना। चलिए, बहुत से आंसर्स आ गए हैं। अब जो मनुष्य हैं या ऐसा फील करते हैं अंदर से कि हम मनुष्य हैं, वो बोर्ड पे देखें, और जो एलियन प्रजाति है वो तो निकल लो फिर, है ना। अरे इंसानों, ये देखना जरा, यहीं देख के समझ में नहीं आ रहा कि सेल गलत है। क्यों? यहां देख के कैसे समझ में आ रहा कि सेल गलत है? ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पर हमेशा कौन होता है? एनोड होता है, एनोड। और राइट साइड पर कौन होता है? कैथोड। क्लियर है बात? यहां एनोड किसका है? सिल्वर का। और कैथोड किसका है? कॉपर का। इतनी सी भी अकल यदि हम में होती तो हम यहां बाजू में देख लेते, कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है। जो ऊपर होता है वो हमेशा एनोड बनाता है, जो नीचे होता है वो हमेशा कैथोड बनाता है। तो यदि इन दोनों का कपल बन रहा है, कॉपर और सिल्वर का, तो कॉपर का एनोड बनना था और सिल्वर का क्या बनना था? कैथोड बनना था। जबकि सेल में सिल्वर का एनोड बना दिया गया है और कॉपर का क्या बना दिया गया है? कैथोड। कुछ गुस्सा दिमाग में? तो यहीं देख के हमें समझ में आ जाना था कि यार ये सेल तो गलत है ना। पर फिर भी वो जिद पे अड़ जाए कि नहीं 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 नहीं, तुम तो निकालो, तो निकाल दो। ठीक, जैसा उसने दिया वैसा निकाल दो। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका है? कॉपर का है। कॉपर के लिए कितनी वैल्यू दी हुई है? 0.34। माइनस एनोड किसका है? एनोड सिल्वर का, उसके लिए वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.80। तो 0.34 माइनस 0.80 करते माइनस 0.46 आता, और नेगेटिव ईएमएफ आ रहा है, मतलब सेल पॉसिबल नहीं होगी। गुस्सा कुछ दिमाग में? समझ गए कहां गलतियां करोगे, है ना। नर्स्ट इक्वेशन बेटा 5 नंबर या तो दे जाएगा या फिर 5 नंबर ले जाएगा, है ना। ले जा गाना गाना फिर बैठ करके। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन करके बताइए, देखें आज फैसला हो जाए, है ना, कि बनता है या नहीं। ले लो, ध्यान से ले लो। सिंपल क्वेश्चन दे दिया, आप तो खैर सट से कर दोगे आप लोग, है ना। कर दो, कर दो। गुड, वेरी गुड।
ठीक है, कोई मुझे 1.56 आंसर बता रहा है, कोई -0.04 बता रहा है, कोई 0.04 बता रहा है, -0.04 बता रहा है। अच्छा 0.16 भी है, वेरी गुड, नई डिस्कवरी है ये तो। ओके ठीक, अब मेरी बारी। सबसे पहले तो बताइए सेल पॉसिबल है या नहीं है, वहीं ऊपर देख करके। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, क्योंकि जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो जिंक का एनोड होना चाहिए और आयरन का क्या होना चाहिए, कैथोड, और वो है जिंक सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड लिखा गया है मतलब एनोड है, और वो सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड लिखा गया है मतलब कैथोड है। पॉसिबल तो है। आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना। मैंने एक छोटा सा मजा ले लिया यहां पर, ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं पड़ी शायद, या नजर पड़ी हो है ना, तो वो इतनी बारीकी समझ नहीं पाए। Zn/Zn+2 दिया हुआ है, समझ गए बात को, क्या दिया हुआ है, Zn/Zn+2, और नीचे सही दिया Fe+2/Fe, +2 से Fe बन रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो हमें जो पोटेंशियल चाहिए रहता है वो हमेशा रिडक्शन ही चाहिए रहता है, मतलब नीचे वाला तो सही है, लेकिन ऊपर वाला ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड वी नीड रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपका ये फर्ज बनता था कि आप इसे उल्टा कर दें, तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, यदि पॉजिटिव साइन लगा के दिया है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। अब आपको क्या करना था, हाँ मैंने वैल्यू गलत दे दी थोड़ी सी, सॉरी, वैल्यू मैंने गलत दे दी है, ठीक, इसे मुझे 0.80 वोल्ट नहीं देना था, इसे मुझे 0.70 वोल्ट देना था, है ना। ये वैल्यू थोड़ी सी मैंने गलत दे दी, इसलिए आप लोगों के आंसर गलत आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम इसको सुधार सकते हैं। तो E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक, तो कैथोड किसका है, वहां पर आयरन का है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -0.70, और एनोड जो है वो जिंक का है, साफ दिख रहा है, और -0.76 वोल्ट। अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे करना था। तो 0.80 थोड़ा सा मैंने गलती से दे दिया वहां पर आपको, है ना, नीचे वाले का थोड़ा कम होना चाहिए था, हमने ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन असली जो हम कंसेप्ट सीखना चाह रहे थे वो समझ में आया कि नहीं आया। असली कंसेप्ट यह है कि इनकेस कभी पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दे दिए जाएं, तो तुरंत उसको उल्टा कर लेना विथ साइन, साइन भी उल्टा हो जाएगा, और उसको हमेशा किस फॉर्म में यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गई भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम मिलाकर के खत्म हुआ है हमारा कार्यक्रम, ठीक, सारी एप्लीकेशंस हम लोगों ने सीख ली। अगली क्लास जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या सीखने जा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन और उसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप नर्स्ट इक्वेशन के साथ, ओके।